चलो स्टार्ट करेंगे पार्ट ए एमसीक्यू सेक्शन मार्च 2022 का। पढ़ो पहला क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम 92 235 मेक्स यूरेनियम 92 236। एक एलिमेंट बन रहा है जेनॉन 54 140। दो न्यूट्रॉन भी आ रहा है, तो यहां पे कौन सा एलिमेंट बनेगा। चलो एक सिंपल चीज, मैं इतने इक्वेशन को अरे 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 तो मैं इस इक्वेशन को नीचे लिखता हूं। तो ये हमारे पास है यूरेनियम 92 236, उसमें से एक एलिमेंट बना जेनॉन 54 140। यहां पे दो न्यूट्रॉन्स भी आपको मिल रहे हैं और एक एलिमेंट कौन सा हमको पता नहीं है। चलो मैं उसको लिख देता हूं ZA। कुछ नहीं, अभी नीचे नीचे का बैलेंस कर लो, ऊपर ऊपर का बैलेंस कर लो। चलो यहां पे कौन है 92, ये कौन है 54 प्लस Z और न्यूट्रॉन 2 इंटू 0 मतलब 0, तो Z आपको मिल जाएगा 38। सही है। अभी 38 वाला तो एक ही ऑप्शन है, इसलिए मैं ये लिख देता हूं। जो नहीं है, ऐसे दो ऑप्शन होते तो फिर हम ऊपर का भी जुगाड़ लगाते। तो यहां पे 236 इज इक्वल टू 140 प्लस A प्लस ये 2 इंटू 1 मतलब 2 हो जाता। तो यहां पे क्या होता 236 माइनस 142, ये करते आप तो आपको मिल जाता 94 मिलता। यस 94 मिलता। सही है। आगे, if NO number of free electrons, NH number of holes, then in pure semiconductor में number of electron and holes same होंगे। when PN junction diode is kept in a forward bias, जब आप PN जंक्शन को फॉरवर्ड बायस लगाओगे तो अप्लाइड वोल्टेज और PN जंक्शन डायोड का जो डेप्लेशन का बैरियर पोटेंशियल है वो दोनों ऑपोजिट आ जाएंगे। दोनों ऑपोजिट आ गए मतलब बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कहां पर है तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। इफ बॉडी कंटेन्स N1 इलेक्ट्रॉन्स एंड N2 प्रोटॉन्स, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, देखो भाई यहां पे टोटल चार्ज गिनना है तो मैं एक सिंपल चीज, प्रोटॉन का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं N2 जितने प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E तो टोटल N2E पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E, लेकिन ऐसे N1 इलेक्ट्रॉन्स तो ये आ जाएगा। दोनों में से हम E को बाहर ले लेंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास D। सही है। फिफ्थ, a uniformly charged conducting sphere of 2.4 diameter and the surface charge density 80 microcoulomb per meter cube, the charge on the sphere। देखो हमको यहाँ पे डायमीटर दिया है स्फीयर का 2.4 मीटर, लेकिन हमको रेडियस मिल जाएगी 1.2 मीटर। सही है। उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा वो हमको दी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो है तो इसको हम लिखेंगे 80 इंटू 10⁶ माइनस कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे लिखे सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। सो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। सिग्मा क्या है 80 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 4 इंटू पाई 3.14 और रेडियस 1.2 का स्क्वायर। इतना सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो कर लेते हैं। 80 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 1.44 ये आपका आंसर आ रहा है 1446.9 है ना। और पावर सेट कर लेंगे तो 10⁻⁻⁶ ये आया। मिली कूलम में पूछा है भाई, मिली कूलम में तो 3 0 में आगे कवर कर लेता हूं तो 1.45 लिख लेता हूं इंटू 10⁻⁻³ कूलम, ये मिली कूलम हो गया। तो आपका आंसर कौन सा आएगा A। 6, an electric field line is a curve drawn in such a way that the tangent drawn at the point on the curve gives the direction of electric field, the direction of electric field। The dimensions of K square upon G MPME। देखो बच्चों ये इक्वेशन में हम इसके डायमेंशन मुझको चाहिए, तो मैं बोल दो डायरेक्ट इसके डायमेंशन हो गए 0 0 0। कैसे, चलो ये मेन चीज है। एक काम करता हूं मैं उसको ऊपर नीचे डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड भी करता हूं और मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, मतलब ऊपर नीचे दो। अरे 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 ये मैंने क्या कर दिया। तो यहां पे G MPME अपॉन R स्क्वायर,
ऊपर आर स्क्वायर से डिवाइड किया, नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड किया। भाई ये कौन हो गया पता है? दो ये फोर्स हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये दोनों फोर्स ही है तो ये डायमेंशन लेस ही हो जाएगा। तो m0 l0 t0 आपका आंसर आएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ चार्ज केप्ट इन अ मीडियम इज दिस। पर कितना चार्ज हमने पढ़ा है, कोई चार्ज q है, सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द चार्ज q आर गिवन बाय q by epsilon naught. So the charge q is equal to number of field lines into epsilon naught. What is n? 1.13 into 10 to power 11. ये आपका है 8.85 into 10 to power minus 12. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा। क्या आएगा? 10 और 10 टू पावर -1। तो देखो ये ऑलमोस्ट 1 कूलम ही आ जाएगा। कहाँ पर है? ऐसा आंसर डी में। नेक्स्ट 9, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस ड्यू टू चार्ज 4 into 10 to power -7 कूलम इज दिस। भाई सिंपल, हमको ही देखो यहाँ पे चार्ज दिया है, इसको Q बोलेंगे, ये पोटेंशियल है V। तो देखो Q कितना है? 4 into 10 to power -7 कूलम। वोल्टेज कितना है? 4 into 10 to power -4 पोटेंशियल है। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। पॉइंट चार्ज के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू KQ/R। सो द डिस्टेंस QR इज इक्वल टू KQ/V। K की वैल्यू क्या है? 9 into 10 to 9। चार्ज कितना है? 4 into 10 to power -7 अपॉन वोल्टेज है 4 into 10 to 4 9। यहां पर 4 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 10 to power -2 हो जाएगा। सही है? सही है, सही है। तो अभी आंसर क्या आएगा? 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ये मीटर में आएगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे 9 सेंटीमीटर कर सकते हैं। 10. The electric potential at 2.03 millimeter and 0.4 millimeter in the region in which electric field E is equal to 20 Newton per coulomb are VA and VB respectively. भाई एक चीज समझो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो नहीं दी है, तो नहीं चलेगा बच्चों, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। चलो हम दोनों केस स्टडी कर लेते हैं। क्या होगा? मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 20 आई कैप है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है, और बच्चों मान लो कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो दो पॉइंट है, कौन कौन से? 0.3 एंड 0.4। तो यहां पर मैं बोल देता हूं कि ये पॉइंट को ए मान लो जिसका नाम है 0.3, और इस पॉइंट को बोल दो बी पॉइंट जो है 0.4। तो आप देख सकते हो कि जब आप ए से बी पे जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर जा रहे हो। जो परपेंडिकुलर जा रहे हो तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू -ED। इसको हम डेल्टा V बोल सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू -ED। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट as we go in the direction of electric field potential decreases। सिंपल लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ऑपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर जाओगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो ये केस में आपका ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम है। लेकिन बच्चों मान लो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बच्चों? वाई डायरेक्शन में। ये एक्स डायरेक्शन में था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में। तो चलो वापस आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। यहाँ पर जो ए पॉइंट था 0.3 पे और बी पॉइंट आपका था 0.4 पे, तो ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से कम होगा। सो बी ये आंसर आएगा। लेकिन यहां पर तो दोनों है बच्चों। अभी यहां पे डायरेक्शन क्या होगी वो मैटर करता है। तो याद रहे, जो एक्स डायरेक्शन में है तो ये आंसर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो ये आंसर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आगे माइनस हो तो फिर ये आंसर भी आ सकता है। समझ लो यहां पे, मतलब तो अभी इसके लिए बी आंसर आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट हो तो आपका ए आंसर भी आ सकता है। अरे नहीं यार, मैं फिर से गलत बोला। अभी आपके लिए आंसर कौन सा आने वाला? ये। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा तो फिर बी का पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। सही है, क्लियर होना चाहिए। देख लो एक बार,
11. An electron is accelerated by potential difference of 2 volt. The energy gained by it would be, we know that any charge q is accelerated by delta v. The energy it gets E is equal to q into v, delta v. Q is a electron, delta v potential difference 2 वोल्ट, तो इसको ठीक से लिख दिया तो 2 eV आंसर आ ही जाएगा। जो आपको जूल में लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1.6 into 10 to power minus 19 कर देना पड़ेगा। 12. Two capacitors when connected in series, their equivalent capacitance is 3 microfarad, and when they are connected in parallel, their equivalent capacitance is 16 microfarad. Their values are respectively. भाई देखो, दो कैपेसिटर का हम करेंगे सीरीज कनेक्शन। सीरीज में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम, और ये आपको दिया है क्या 3, और पैरेलल में क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है और ये होता है 16। तो अब एक सिंपल चीज करो, ये 16 को यहां पे रख दो, तो C1 C2 अपॉन 16 इज इक्वल टू 3, तो C1 C2 आपका हो गया 48। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर फाइंड करना कि जिसमें मल्टीप्लीकेशन 48 होना चाहिए, C1 C2 का मल्टीप्लीकेशन 48 होना चाहिए। 8 8 जा 64 नहीं भाई, 16 8 जा 128 ये भी नहीं, 16 1 जा 16 ये भी नहीं, 12 4 जा 48 ओके, तो 12 4 जा 48, तो आपका आंसर कौन आएगा, डी। 13. Which of the following physical quantity has the unit of this? This is clearly says mobility. याद रखना, what is called mobility? Mobility is equal to, अरे mobility is equal to drift velocity per unit इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगा आपका मीटर पर सेकेंड, और इसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इसको ऊपर ले आएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मोबिलिटी। 14. The value of temperature coefficient of resistivity अल्फा फॉर मेटल्स। भाई मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एज वी नो R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। मेटल्स के लिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अल्फा पॉजिटिव होता है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, और आपका जो ये एडिशन बनेगा वो 1 प्लस समथिंग होगा, इसलिए अल्फा बढ़ेगा, है ना, मतलब ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा कब, जो अल्फा पॉजिटिव है। तो याद रखना फॉर मेटल्स, पर मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स उसके लिए अल्फा नेगेटिव है, याद रखना, बराबर है। नेक्स्ट 15. अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर of non-uniform cross section. Which of the following quantity is constant along the conductor? भाई मान लो कि ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला एक कंडक्टर है, यहां से करंट घुसा आई, यहां से आई, करंट चेंज नहीं होगा, तो आंसर आएगा सी। हाँ, लेकिन आप देख सकते हो कि एनर्जी करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा तो J आपका चेंज होगा। ड्रिफ्ट स्पीड, भाई ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था आई अपॉन ए एन ई, ये सब कांस्टेंट है, लेकिन ए इंक्रीज होगा तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, फील्ड भी चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट 16. The capacitance of parallel plate capacitor is formed by plates of diameter 4 cm is equal to the capacitance of sphere of diameter 200 cm. Find the distance between two plates. एक सिंपल चीज सोच लो, हमने यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया, लेकिन उसके लिए जो प्लेट्स यूज की वो सर्कुलर है, दोनों प्लेट्स सर्कुलर है, ये वाली, इसकी रेडियस नहीं दी है, इसका डायमीटर दिया है हमको कितना 2 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये दो प्लेट्स का डिस्टेंस मैं d बोल देता हूं, इसका एरिया a बोल देता हूं, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर है, एक स्फीयर के कैपेसिटर के बराबर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, जिसका डायमीटर आपको दिया है 200 सेंटीमीटर, मतलब इसको 2 मीटर बोल सकते हो, तो फिर इसकी रेडियस हो जाएगी 1 मीटर, और ये दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, C1 इज इक्वल टू C2, और हमको पता है कि जो R रेडियस वाला स्फीयर है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस दोनों को कंपेयर कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, एप्सिलॉन 0 निकल गया। एरिया क्या होगा भाई, इस प्लेट कौन से शेप में है, सर्कुलर शेप में, तो ये हो गया पाई R स्क्वायर,
अपॉन डी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू आर, पाई पाई भी गया, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करना है दो प्लेट्स के बीच का, तो ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन 4 आर। चलो आर कौन है देखो तो बच्चों, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 4, और ये हो गया 1, तो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर, इतना आंसर आने वाला है, जिसको हम 0.1 mm भी बोल सकते हो। जो ये दिया है तो भी आंसर चलेगा। 17 as shown in figure, 20 ampere, 40 ampere and 60 ampere current are passing through very long straight wire P and Q respectively, P, Q and R respectively in the direction shown by the arrows. In this condition the direction of the resultant force on the wire Q will be। देखो भाई एक सिंपल चीज मैं आपको समझा देता हूं और इस पर थोड़ा पीएचडी भी कर लेंगे कि आगे ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमको पता होना चाहिए। यहां पे डिस्टेंस तो नहीं दिया लेकिन हम इक्वी डिस्टेंस मान लेते हैं। चलो तो ये पी वायर है, ये क्यू वायर है और ये आर वायर है। ये 20 एम्पियर है, ये 40 एम्पियर है और ये 60 एम्पियर है। हमको पता है कि दो पैरेलल वायर है जिनमें से करंट I1 और I2 पास हो रहा है, जो जिनके बीच का डिस्टेंस D है, तो उनके बीच में L लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई D। ये फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं। तो यहां पर जो Q वायर है इस पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, और हमको पता है कि जब करंट एक ही डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, और जो ऑपोजिट करंट है तो रिपल्शन होगा। ये तो हमने सिंपल पढ़ा हुआ है यहाँ पे, हाँ कि नहीं? ओके, तो यहां पर ये दोनों में सेम करंट पास एक ही डायरेक्शन में, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों में ऑपोजिट करंट है, तो ये कौन है, Q पे P का फोर्स, और ये दोनों में ऑपोजिट करंट है तो ये उसको रिपेल करेगा, तो ये हो गया Q पे R का फोर्स। दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स लगेगा टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ वायर। अभी ये लेफ्ट ऑफ वायर यार, आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ वायर। देखो हमारे लिए लेफ्ट है लेकिन वायर के लिए इसका राइट हो गया, तो आंसर तो आपको क्या देना पड़ेगा, मेरे हिसाब से यहां पे जो सेंटेंस है उसमें ये आंसर सही रहेगा, लेफ्ट ऑफ वायर। वायर का कौन सा, हमको हमारा डिसाइड नहीं करना है, वायर का डिसाइड करना है, तो वायर के लिए तो राइट होगा, सही है, तो वहां पे फोर्स लगेगा। हमारे लिए लेफ्ट है लेकिन ऑफ वायर लिखा है, अभी सिर्फ यहां पे ऐसा लिखा होता है टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड राइट, तो मैं ऐसा लिखता टुवर्ड लेफ्ट, क्योंकि वहां पे हमको हमारा देखना है, लेकिन यहां पे ऑफ वायर लिखा है, मतलब वायर के राइट में फोर्स लगेगा। अभी सोच लो बच्चों कि मान लो कि सपोज यहां पर ये ऐसे फोर्स लग रहा है, ये ऐसे और ये भी ऐसे होता तो क्या होता, दोनों में सभी में करंट एक ही डायरेक्शन में होता सपोज, तो क्या होता, तो ऑब्वियसली आप देख सकते थे कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि फोर्स जो है वो I1 I2 पे भी प्रोपोर्शन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में, तो ये दोनों का प्रोडक्ट होता 800 और ये दोनों का प्रोडक्ट होता 2400, तो ऑब्वियसली इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता और इसका कम होता, तो ये वायर आपका Q वायर रिजल्टेंट आपके लेफ्ट, आपके राइट में, लेकिन वायर के लेफ्ट में वहां पे डिस्प्लेस होता, हाँ कि नहीं? तो यहां पे ध्यान रहे, डायरेक्शन के साथ आपको सोच के आंसर देना है। 18 when a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction B, then force on it is 0, this implies that, भाई हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था Q V B sin थीटा, तो हमको इतना पता है, एक तो V0 होगा तो भी चलेगा, B0 होगा तो भी चलेगा, और थीटा आपका 0 या 180 होगा तो भी चलेगा, तो ये तीनों में से कोई एक भी ये वैल्यू फॉलो करेगा तो यहां पर आपको 0 फोर्स मिलेगा। एंगल बिटवीन V एंड B इज नेसेसरीली 90, नहीं वो गलत है, एंगल बिटवीन V एंड B कैन हैव वैल्यू अदर देन 90, नहीं, कंपलसरी कौन सी होनी चाहिए, 0 और 90 ही होनी चाहिए जो फोर्स नहीं लग रहा है तो। 19 a solenoid of length 0.5 meter has radius of 1 centimeter and is made up of 1000 tons. It carries a current of 5 ampere. The magnitude of magnetic field inside the solenoid. सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 n I, लेकिन n कौन है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टन्स है, लेकिन मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टन्स n ले लेता हूं और लेंथ l बोल देता हूं, तो इसका फॉर्मूला ये भी हो जाएगा
स्मॉल n को रिप्लेस करेंगे n बाय l से। म्यू जीरो कितना 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर 1000, लेंथ इज 0.5 एंड 0.5 और करंट कितना है 5 एम्पियर। ये यहाँ पे कट होके 10 हो गया। 4 पाई वाला आंसर आएगा, 4 पाई वाला आंसर आएगा। 20. An electron is moving around the nucleus of hydrogen atom in circular orbit of radius r. The Coulomb force F between two. सिंपल चीज, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, उसमें एक प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन भाई साहब घूम रहा है और ये उसका रेडियल डायरेक्शन है। ऑब्वियसली फोर्स लगेगा अंदर की डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि रेडियल है। तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला हो गया माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर। लेकिन भाई साहब आप यहां पे देख सकते हो कि यूनिट वेक्टर जो है ये रहा, तो नीचे तो आर क्यूब है नहीं चलेगा, यूनिट वेक्टर लिखा तो नीचे आर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से हम उसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वेक्टर अपॉन आर। तो इसको अभी करो तो ये क्या हो गया, माइनस के स्क्वायर अपॉन आर क्यूब और यहां पे ये हो गया। कहां पर है ऐसा आंसर, तो डी। सही है बच्चों, सही है। 21. A long string with a charge of lambda per unit length passes through an imaginary cube of edge A. The maximum flux of the electric field through the cube will be. देखो एक वायर है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। जो उसकी लेंथ आप ए बोल दो तो उस पर टोटल चार्ज हो जाएगा लैम्बडा इंटू एल। पहले तो ये समझो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर में इतना चार्ज होगा या 1 मीटर में इतना चार्ज होगा, तो उसकी पूरी एल लेंथ है तो उस पर चार्ज क्या होगा, लैम्बडा इंटू एल। अभी इस वायर को हमको एक क्यूब में से पास करना है। क्यूब कहाँ है बच्चों, तो चलो यहां पे लिख लेते हैं, इसको मैं क्यूब बोल देता हूं। ओके, इसकी एज क्या है बच्चों, इसकी एज मतलब EDGE, AGE नहीं, ये A है। मुझको इसमें से वायर पास करना है, जो इसमें से मैं जब वायर पास करूंगा तो वायर का कुछ चार्ज, जब इसमें से वायर पास करेंगे तो वायर का कुछ चार्ज इसके अंदर आ जाएगा जो एंक्लोज्ड होगा, और एंक्लोज्ड होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, एंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़े हुए हैं। तो कितना चार्ज अंदर आएगा वो हमको मैटर करता है। तो जो मैं वायर को ऐसे यहां से पास करवाऊंगा ऐसे, तो वायर की ए जितनी लेंथ उसके अंदर आएगी। तो यहां पे चार्ज क्या होगा, यहां पे चार्ज होगा लैम्बडा इंटू ए। लेकिन मुझको तो मैक्सिमम फ्लक्स पूछा है, तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए मुझको वायर को ऐसे ही पास करवाना है जिससे उसकी मैक्सिमम लेंथ क्यूब के अंदर आनी चाहिए। तो जो मैं वायर को ऐसे क्रॉस करवाऊंगा तो ये √2a डिस्टेंस आएगा, और जो वायर को मैं ऐसे करवाऊंगा तो उसका √3a डिस्टेंस आएगा। ज्योमेट्री से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो मुझको मैक्सिमम फ्लक्स को एसोसिएट करना है, तो मैक्सिमम लाइन इसके अंदर आना चाहिए, है ना, मैक्सिमम वायर आना चाहिए। हाँ, तो यहां पे करेंगे तो Q इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा इंटू एल। लेकिन ये मैक्सिमम चाहिए तो लेंथ भी मैक्सिमम, और मैक्सिमम लेंथ कितनी है, √3a। तो यहां पे लिखेंगे तो √3 लैम्बडा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां पर ऐसा आंसर आपको मिल जाएगा, डी में। सही है बच्चों। 22. A bar magnet is of length L. The ratio of its equatorial field and axial field on the same distance R. इक्वेटोरियल कौन सा फील्ड है, लेकिन बार मैग्नेट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा। अरे 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 अरे, यहां पे इक्वेटोरियल अपॉन एक्सिस। इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 अपॉन 4 पाई m अपॉन d क्यूब, और एक्सिस पे क्या होता है, μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन d क्यूब। डिस्टेंस हमको सेम लेना है, r बोला है मैंने, d ले लिया, चलेगा। ये जनरली नेगेटिव होता है, ऑपोजिट होता है, लेकिन हमको यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करना है तो चलेगा। ये निकल गया, ये निकल गया, तो आपका रेशियो क्या आएगा, 1:2 आंसर आएगा। और 1:2 मतलब क्या आएगा, 0.5। जो पहले है वो पहले लिखना है, इक्वेटोरियल फील्ड वो पहले लिखना है, एंड देन आफ्टर फॉलोइंग कौन, एक्सियल फील्ड आ जाएगा। 23. A conducting coil having number of turns capital N and cross-sectional area A is kept in such a way that its plane remains perpendicular to
uniform magnetic field B. Now if the number of turns of the coil is made double, the magnetic flux linked, वो लाइन नहीं होगा, linked with the coil is, देखो बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम पढ़े हैं NAB cos थीटा। इसका प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली उसका एरिया वेक्टर यहां पे 0 डिग्री पे होगा। इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड B के साथ 0 डिग्री पे होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया NAB cos 0, मतलब ये हो गया NAB। अभी आप क्या कर रहे हो, आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर रहे हो। भाई नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो फ्लक्स भी डबल होगा, 2NBA हो जाएगा। कहां पर है आपका आंसर, डी, है ना। 24, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। हर एक पेपर में ये क्वेश्चन है। इन 0.1 सेकेंड इफ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वॉट इंड्यूस द सेल्फ इंडक्टेंस। भाई करंट का चेंज क्या हुआ, 5 एम्पियर से 0, मतलब जो डिफरेंस लेना है तो 0 - 5 मतलब -5, लेकिन हमको यहाँ पे नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट करेंगे तो करंट को 5 बोल देंगे। चेंज ऑफ करंट इज 5 एम्पियर था 0 हो गया, मतलब चेंज कितना का हुआ, 5 का। टाइम कितने टाइम में हुआ, ये 0.1 सेकेंड में हुआ। EMF कितना जनरेट हुआ, 200 वॉट। तो E = हम फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, L × ΔI अपॉन ΔT। EMF कितना है बच्चों, 200। L कितना है फाइंड करना है, और ये 50 और ये 0.1 ये आगे आ गया है, तो यहाँ पे L आप सब्जेक्ट बना दोगे तो L आपको 4 हेनरी मिल जाएगा। अरे ये मैंने गलत कर दिया, देखा जल्दबाजी में आदमी क्या कर लेता है, जल्दबाजी में डायरेक्ट मैंने दिमाग में सोच लिया, लेकिन आंसर सही लिखा मैंने, 4 हेनरी। 25th, Faraday's law gives what of induced EMF। भाई Faraday's law उसका मैग्नीट्यूड भी देगा और डायरेक्शन भी देगा। याद रखो ये थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जब ये पेपर आया, क्वेश्चन आया था तब, कि भाई व्हाट डज Faraday's law से, तो E = EMF इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। उसका मतलब यहाँ पे क्या कि भाई इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो आपको देगा EMF की मैग्नीट्यूड, लेकिन आगे जो नेगेटिव साइन है वो आपको लेंस के लॉस की प्रेजेंस देगा यहाँ पे। तो उसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो फ्लक्स का चेंज होगा, EMF या करंट ऐसा ही होगा जो उसको अपोज करेगा, जो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करती है ना। तो यहाँ पे फैराडेस लॉ जो है वो हमको मैग्नीट्यूड तो देता ही देता है, लेकिन साथ में ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रही है कि लेंस लॉ भी यहाँ पे फॉलो होता है। इट मीन्स फैराडेस लॉ गिव्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन यहीं पे आपको जो लेंस लॉ पूछे तो लेंस लॉ सिर्फ डायरेक्शन देता था, मैग्नीट्यूड लेंस लॉ से हमको नहीं मिलता था, याद रखो। 26, एन इंपीडेंस ऑफ LC सर्किट। अरे यार LC सर्किट पूछा है, देखो इंपीडेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं जनरली RLC सर्किट के लिए, XC - XL का स्क्वायर, ये हम जानते हैं LCR सर्किट के लिए। लेकिन यहां पर आपको LC पूछा है तो R आपका 0 ले लेंगे, तो R 0 ले लोगे तो ये 0, तो इसका स्क्वायर रूट हो गया XC - XL। तो XC कौन, 1/ωc, और ये हो गया ωL। तो कहां पर है ऐसा आंसर, 1/ωc - ωL। 27, PO is an output power and PI is an input power of ideal transformer। आइडियल, भाई आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो गया तो सिंपल हो गया, जिनका जितना इनपुट पावर होगा आउटपुट पावर सेम ही होगा। हाँ, जो जनरल ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें आउटपुट पावर ऑलवेज थोड़ा डिक्रीज होगा, कुछ पावर वहां पे लॉस होगा, याद रखो। 28, इन PN जंक्शन डायोड डेप्लेशन बैरियर नियर द जंक्शन इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस नियर जंक्शन, और तो कुछ है नहीं बच्चों, यही है पोटेंशियल डिफरेंस नियर जंक्शन। क्यों भाई, हमने पढ़ा था PN जंक्शन जब बनेगा तब N साइड से जो आर्सेनिक या जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके वहां पे पॉजिटिव आयंस बनेंगे, और जहां पे P साइड थी वहां पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयंस बनेगी, और इसके कारण N साइड पे पॉजिटिव जंक्शन के क्लोज एक पॉजिटिव टर्मिनेशन होता जाएगा, और
एन पी साइड पे वहां पे नेगेटिव बनता जाएगा और उसके कारण एन टू पी साइड का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, याद रखो। तो जंक्शन के नियर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। 29 as shown in figure in both the diode have cut in voltage 0.3 volt, then current passing through the circuit। भाई देखो ये आपका ये जो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो सिंपल ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस आ गया। फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट पास होगा, लेकिन ये रिवर्स बायस है तो यहां से करंट पास होने वाला नहीं है, और ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है तो करंट भले यहां से जाए लेकिन आगे से जाने के लिए उसको कोई जगह तो है, कोई उसको पाथ तो है नहीं, तो फिर वो यहां पे जाएगा ही नहीं, मतलब करंट ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो, याद रहे। लेकिन यहां पर पूछा है तो ये चलेगा। मान लो कि यही क्वेश्चन ऐसे होता है ना, ये तो फिर ये आपका रिवर्स बायस आता, तो भले यहां से करंट ना जाए लेकिन यहां से तो जाता, तो वो उस केस में आपको रेजिस्टेंस कुछ दिया होता और फिर आपको करंट पूछते, लेकिन यहां पर तो आपको फॉर रिवर्स बायस है मतलब करंट जीरो ही आएगा। 30 करंट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज के कारण डिस्प्लेसमेंट करंट जनरेट होता है, याद रखो चैप्टर नंबर 8 जो मैक्सवेल ने सजेस्ट किया था। 31 if E and B represent the electric field and magnetic field vectors of the electromagnetic waves, the direction of propagation of electromagnetic wave is along, this is the property of electromagnetic wave, the propagation direction of electromagnetic wave is in the direction of E cross B, so our answer is D। 32 which of the following electromagnetic waves is of minimum wavelength, पूरी दुनिया जानती है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो वो कौन होगा, गामा रेज। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, 3 का 2 के रिस्पेक्ट में, हाँ तो यहां पे लिख सकते हैं n3/n2। तो मैं एक काम करूं, हमको 1 यहां पे अंदर एंटर करना है, तो इसको 1 से डिवाइड करता हूं और 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये n2 हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n31 इंटू n12, एक ये ऑप्शन भी है, हाँ तो यही है, सही है बच्चों। या तो फिर ऐसे भी हो सकता था n31 और ये नीचे चला जाएगा तो n21 हो जाएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं। 34 a magician during a show makes a glass lens with refractive index n is equal to 1.5 disappear in a trough of liquid, the refractive index of liquid। कोई भी चीज हमको सेपरेट कब दिखती है, जब कोई भी मीडियम और उस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। जितना मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही ऑब्जेक्ट जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, हमको वो सेपरेट नहीं दिखेंगे। तो सिंपल चीज, यहां पे जो ग्लास लेंस है उसको लिक्विड में डुबोया तब वो डिसअपियर हो गया, उसका मतलब कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर ही होगा, वो होगा 1.5। 35 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अरे ये तो फर्स्ट वाला ही था शायद, पता नहीं, हाँ देख लेते एक बार। चलो यहां पे देखेंगे इस रिएक्शन को, न्यूट्रॉन प्लस 92 235, तो ये बन गया यूरेनियम 92 236, उसमें से एक बना, अरे यार ये आ गया स्ट्रॉन्सियम वाला ही था ना, शायद फर्स्ट वाला यही था, ज़ेनॉन 54 140 प्लस 20 न्यूट्रॉन, है ना। तो यहां पे आपको बैलेंस करना है, तो नीचे वाला सबसे पहले बैलेंस कर लो। यहां पे कौन आने वाला है, XZ, तो नीचे 92, ये 54 प्लस Z, और ये 2 इंटू 0 मतलब 0, तो Z आपका हो गया 38, ऐसा एक ही ऑप्शन है। 36 if 4 atoms of hydrogen combines to form 2He4 atom, the amount of energy released in MeV 26.7 MeV। हमने पढ़ा है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल अकर्स इन द सन, जहां पर 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे तो एक साइकिल में इतनी टोटल एनर्जी रिलीज होती है। 37 an object is placed at 15 cm in front of concave mirror of radius of curvature 20 cm, the image distance, देखो यहां पे आपको दिया है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया है -15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी है 20, तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ उसकी हाफ हो जाएगी, तो 20/2, लेकिन यहां पे कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा -10 सेंटीमीटर। सो द इमेज डिस्टेंस हमने फॉर्मूला पढ़ा है uf/u - f,
यू कितना है बच्चों, -15 -10 अपॉन, अरे ऊपर तो प्रोडक्ट करना है बच्चों, क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे -10 अपॉन -15 -10, तो यहाँ पे करोगे बच्चों तो ऊपर हो गया 150, ऐसे ही कर लो, चलो सही है ना, 150 और नीचे क्या होगा नीचे -5, तो ये हो गया -30 सेंटीमीटर। क्या आंसर आया, -30 सेंटीमीटर। 38 यूज ऑफ पोलराइजर इज टू गेट, बोलो ये वापस ये भी रिपीट हुआ, यूज ऑफ पोलराइजर इज टू गेट पोलराइज्ड लाइट। देखो भाई ऐसा क्यों होता है वो भी समझ आता हूं। ये जो क्वेश्चन है ये इस पेपर में नहीं था, ये पुराने सिलेबस का कोई क्वेश्चन होगा इसकी जगह पे, और 2023 के आफ्टर जो सिलेबस एलिमिनेट हो चुका है उसका कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन वो अभी नहीं है, इसलिए उसको रिप्लेस करके कोई नया क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन पेपर सेटर ने थोड़ी गलती की है, इसलिए कारण यहाँ पे थोड़ा रिपीट हो रहा है। 39 द नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अकरिंग इन द ब्रॉड डिफ्रैक्शन पीक डिपेंड्स ऑन द रेशियो, याद रखो डी स्क्वायर अपॉन ए, यहां पे कौन डिस्टेंस आएगा, डी कौन है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, और ये विड्थ है ये, तो आपका आंसर यहां पे बैठने वाला है डी स्क्वायर अपॉन ए। ये थियरी वेज है, ये भी निकल चुका है, ये फ्रेनल डिस्टेंस था, फ्रेनल डिस्टेंस, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। फॉर गोल्ड, भाई गोल्ड के लिए जेड क्या होता है 79। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स, सेंट्रल डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, सही है। द ऑल ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वल इन इंटेंसिटी, वो भी सही है। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल थिकनेस, वो भी सही है। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल थिकनेस तो ये तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस की विड्थ इंटेंसिटी सब सेम है, लेकिन डिफ्रैक्शन में जो मैक्सिमम सेंट्रल उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी विड्थ सबसे ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो यहां पर डिफ्रैक्शन फ्रिंज के लिए ये सही नहीं है। 42 width of slit is A, the focal length of a lens kept just along the slit is F, the light of wavelength lambda is made normally incident on the slit, the size of the central maxima, ये भी क्लियर होना चाहिए। ये आपका स्क्रीन है और स्क्रीन का मिड पॉइंट से यहां तक कौन बनेगा भाई, सेंट्रल मैक्सिमम कहां तक मानेंगे, जब तक आपका फर्स्ट मिनिमा बनेगा, जब तक आपका फर्स्ट मिनिमा बनेगा तब तक की जो रीजन है उसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। तो समझो बच्चों, ये सेंटर है, वहां से इस साइड पे डिस्टेंस मैं ले लेता हूं x, तो हमने पढ़ा था कि xd अपॉन डी इज इक्वल टू m लैम्बडा। ये किसके लिए, mth मिनिमा के लिए, mth ऑर्डर मिनिमा के लिए ये फॉर्मूला था। हमको यहां पे फर्स्ट मिनिमा चाहिए, फर्स्ट मिनिमा, तो इसको मैं 1 लिख लेता हूं, तो x इज इक्वल टू आपको मिला लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। डी की जगह पे हम जो लेंस हमने कहां पे रखा, लेंस के फोकल पॉइंट पे रखा, तो इसको लैम्बडा f बोल सकते हैं अपॉन डी। लेकिन ये जो डिस्टेंस मिला वो तो सेंट्रल मैक्सिमा का हाफ मिला, हमको डबल चाहिए, टोटल चाहिए, तो उसका डबल कर देना पड़ेगा, तो आंसर आएगा आपका डी। ये मैंने नोट्स में लिखा है, देख लेना एक बार। 43 द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इक्वल टू, what is the relation between stopping potential and frequency, V naught E is equal to h nu minus phi 0. Okay, so V naught is equal to h by E nu minus phi 0 by E. तो हमको ग्राफ प्लॉट करना है किसका, V naught वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो ये रहेगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्टार्ट्स फ्रॉम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसका स्लोप देखोगे तो इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट का रेशियो, तो स्लोप हो जाएगा आपका h अपॉन e जितना हो जाएगा। नेक्स्ट 44 अरे यार ये भी सिलेबस में से निकल चुका है, अनसर्टेनिटी, लेकिन आपको पता होगा शायद केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे 11th में सेकेंड चैप्टर में, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी थ्योरम। इफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी आर द अनसर्टेनिटीज in the specification of position and the momentum of an electron respectively, then according to Heisenberg's uncertainty principle, ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई, आपका आंसर डी आएगा।
अभी सिलेबस से निकल चुका है। 45 फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली, फोटॉन्स पूछा है, प्रोटॉन्स नहीं है, फोटॉन्स है। 46 अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल द लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन इज। चलो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, NH/2π। लेकिन हमको लीनियर मोमेंटम पूछा है तो यहां पे तो आर होना चाहिए था। अरे बच्चों ये गलत है, ये एंगुलर मोमेंटम है तो mvr इज इक्वल टू NH/2π। सही है, लीनियर मोमेंटम मतलब nv होगा, mv इज इक्वल टू NH/2πr होगा। आपको सेकंड ऑर्बिट पूछी है तो यहां पे 2 लिख लेंगे तो 2h/2πr, तो 2 निकल गए तो आंसर क्या आना चाहिए, h/πr। लेकिन बच्चों याद रहे ये कौन है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लेकिन आपको यहां पे लीनियर नहीं होना चाहिए, यहां पे क्या लिखा होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। तो आपका आंसर आ जाएगा h/π। जो एंगुलर मोमेंटम लिख लेंगे तो यहां पे 2h/2π, तो ये हो गया h/π। सही है बच्चों। 47 if the kinetic energy of an electron is n is equal to 1, state of hydrogen atom is 13.6 eV, then the total energy of electron in second orbit of helium plus। याद रखो बच्चों, हाइड्रोजन की एनर्जी हमको पता है टोटल होती है -36 ग्राउंड स्टेट में। तो कोई भी एटम के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है Z2/n², Z2/n²। चलो तो यहां पे लिखे -13.6 eV। Z कौन है भाई, हीलियम है, और हीलियम के लिए Z क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और उसके लिए स्टेट भी आपको सेकंड लेना है, तो ये दोनों तो निकल गए, तो एनर्जी आपकी सेम ही रही। क्या आंसर आएगा, 13.6 EV, वही आंसर आएगा। 48 द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड इन सेकंड एक्साइटेड। तो फर्स्ट एक्साइटेड मतलब नंबर ऑर्बिट सेकंड, और सेकंड एक्साइटेड मतलब थर्ड। और एनर्जी अभी हमने पढ़ा, एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा E∝ 1/n²। तो आप यहां पे डायरेक्टली कर सकते हो कि सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी अपन थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी, तो यहां पे 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, जो आपको देगा 9:4 आंसर। 49 द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम 1327 इज। हमने फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल टू R0 a⁻⁴ R0 एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट न्यूक्लियस, तो वो है 27 की 1/3 पावर, तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो 3RO, जो एकदम इजी है। 50 हो गया, ओके। 50 न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन, भाई न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, ऑल न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, सबके बीच लगता है, तो वो हो गया ऑल द न्यूक्लियॉन्स। सही है। चलो अभी पार्ट भी सॉल्व करेंगे।